नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट इंडो पाठशाला। आज का टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं एसएससी जीडी के पीवाईक्यू की एक सुपर सीरीज़। ये है क्लास 1 पीवाईक्यू होंगे और साथ में होंगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए शुरू करते हैं इस हमारी सीरीज़ को। पहला क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ करंट इन ए सर्किट इज नोन एज। तो ऐसा उपकरण जो कि किसी सर्किट में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमीटर कहते हैं। ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि धारा को मापने का या मेजर करने का जो यंत्र होता है, ठीक है, उपकरण होता है, उसी को हम अमीटर कहते हैं। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर हमारा कनेक्ट है, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। ऑडोमीटर हम होता है कि हमने कितना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है अपने व्हीकल के द्वारा। स्पीडोमीटर से हम नापते हैं कि हमने कितना फास्ट ड्राइव किया है। और हाइग्रोमीटर हमारा ह्यूमिडिटी मापने के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट है, पावर्स अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपैलिटीज आर डील्ड अंडर विच शेड्यूल। तो ये है हमारा 12th शेड्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 11th है हमारा पंचायती राज। 13वां कोई शेड्यूल है नहीं हमारे पास, टोटल अनुसूचियाँ हैं 12। ठीक है, 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे पास और 10वां है दल बदल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, वो है हमारा अनुसूची 10। यहाँ पे देखेंगे 12 शेड्यूल के बारे में बात करें तो ये म्यूनसिपल बॉडीज़ के बारे में बताता है। वहीं इसको हम लेकर के आए थे 1992 में 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और जो 12th शेड्यूल है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेन करता है पावर और रेस्पॉन्सिबिलिटी म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए। जो ये एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखता है या और देता है, यानी कि देता ही है म्यूनसिपैलिटीज़ को भारत के अंदर। ठीक है, यानी कि म्यूनसिपैलिटीज़ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस रखती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बिहू फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन असम। तो असम में हम देखते हैं 3 तरह के बिहू त्यौहार जो हैं वो मनाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपके पास रंगोली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। जो आपका रंगोली बिहू है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के मंथ में, और ये मार्क करता है कि आपका जो असमीज़ हैं उनका न्यू ईयर आने वाला है। वहीं बात करते हैं जो कटी बिहू है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है अक्टूबर मंथ के अंदर। ठीक है, और ये मार्क करता है कि ये जो उन्होंने सोइंग की थी, ट्रांसप्लांटिंग की थी राइस की, ठीक है, वो कंप्लीट होने वाली है। ये हो गया हमारा कटी बिहू। और माघ बिहू की बात करते हैं तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी के अंदर, जो मार्क करता है हार्वेस्ट सीजन के एंड को। ओके, तो उसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, द कॉन्सेप्ट ऑफ धमा वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न किंग। तो धमा के बारे में हम जानते हैं, इसको अशोका ने दिया था, ये इसका करेक्ट आंसर है। अशोका के बारे में हम लोग जानते हैं वो ग्रेट मौर्यन रूलर हैं। ठीक है, और वो ग्रैंड सन थे आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके। ठीक है, और अगर हम फिलोसफिकली देखा जाए तो जो अशोक के धम्म हैं वो ना तो कोई नया रिलीजन था और ना ही कोई नया पॉलिटिकल फिलोसफी थी। वो अशोक के लिए सिर्फ एक जीने का तरीका था। इट वाज जस्ट अ वे ऑफ लाइफ। तो उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, अलारमेल वल्ली इज एन एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म। तो ये आपका संबंधित है भरतनाट्यम से। यहाँ पे अगर हम देखें तो भरतनाट्यम जो है ये मेजर क्लासिकल इंडियंस डांस फॉर्म है तमिलनाडु का। इसका ओरिजिन जो है वो तमिलनाडु में ही हुआ है। अलारमेल वल्ली जो हैं ये इंडियन लीडिंग क्लासिकल डांसर हैं, साथ में कोरियोग्राफर भी हैं। ठीक है, जिन्होंने एक नया स्टाइल जो है उसको खोजा था, वो है आपका पंडा नल्लूर स्टाइल। ठीक है, और इसके अलावा आप देख सकते हो इनकी जो एक फाउंडेशन है दीप शिखा डांस फाउंडेशन, ये चेन्नई के अंदर 1984 में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जिसका संबंध भरतनाट्यम से ही है। यहाँ पे भरतनाट्यम सिखाई जाती है। 1991 में अलारमेल वली जो हैं ये सेकंड यंगेस्ट डांसर बन गई थी, जिनको पद्मश्री दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आफ्टर विजयंती माला। ठीक है, और शी वॉज अवॉर्डेड टू संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इन 2001। तो ये भी इनको मिल चुका है। बहुत सारे इनको अवार्ड मिले हैं, नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक डांस एंड ड्रामा, पद्म भूषण मिला 2004 में। तो और ये सारे उनके कुछ लेटर वगैरह हैं, इनको आप नज़र में रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसको दिया जाता है। तो ये हम देते हैं कोच ऑफ द टीम, डी इसका करेक्ट आंसर है। द्रोणाचार्य अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको दिया जाता है। वर्क करती है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सीलेंस स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, द अवार्ड इज नोन आफ्टर द्रोणा, ऑफन रेफर टू द्रोणाचार्य और गुरु द्रोणा। ठीक है, महाभारत से इनका संबंध है। अर्जुन को इन्होंने स्पेसिफिकली शिक्षाएं दी थी धनुष की, तो वही सारी चीज़ें हैं। जो इसका प्राइस है वो है 15 लाख रुपए, जब ये दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के तौर पे। ठीक है, मतलब जब आपको टीचर मतलब एक गुरु द्रोणा अवार्ड दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए,
तो टोटल पेमेंट मिलती है आपको 15 लाख रुपए, और जब रेगुलर बेस पे आपको अवार्ड दिया जाता है तो मिलते हैं आपको 10 लाख रुपए। नेक्स्ट है, प्लानिंग कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर डैश ऑन मार्च 15 1950। तो इसको बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग अभी नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अवेलेबिलिटी ऑफ डैश ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स हेल्प इन द सक्सेस ऑफ रबी क्रॉप्स। तो कुल मिलाकर के कह रहे हैं, जब हमारा ये प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ से आपकी वेस्टर्न जो विंड्स चलती हैं, इसमें क्या होना चाहिए सर्दियों के मौसम में जिससे आपकी रबी क्रॉप जो है वो अच्छे से हो जाए, उसमें सफलता से मदद मिल जाए। तो ये बात कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन की, यानी कि जब इसके थ्रू वर्षा होती है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि वर्षा की ज़रूरत यहाँ पे हमें होती है ताकि जो रबी फसल है उसका अच्छे से, जो रबी की फसलें हैं वो हम लोग अच्छे से उगा पाएँ। ओके, 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ऑन सितंबर 1948 द इंडियन आर्मी इंटरवीन्ड एंड टुक कंट्रोल ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो ये बात कर रहे हैं हम लोग हैदराबाद की, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 13 सितंबर 1948 इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था एक कैंपेन जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। तो हैदराबाद को अपने अंडर करने के लिए ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो, इसको आप लोग याद रखना। इंडियन ट्रूप्स ने इन्वेट किया था हैदराबाद को चारों तरफ से, ठीक है। और 1948 17 सितंबर की बात है जब निज़ाम की आर्मी ने क्या करा, सरेंडर कर दिया भारत को, और जो हैदराबाद है वो आपका भारत का हिस्सा बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग डेटा ऑन पोवर्टी एंड पोवर्टी इन द कंट्री। तो ये डेटा, ये जो कमीशन है ये है आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर है। उस टाइम के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं NSSO। और नेक्स्ट हमारे पास है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके लिए जिम्मेदार हैं। तो मंत्रिपरिषद जिम्मेदार होती है आपकी लोकसभा के प्रति। ओके, यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल की बात हम कर रहे हैं। और ये सिंबल है हमारे पास, स्पीकर हैं ओम बिरला सिंस जून 2019, ठीक है। फर्स्ट इलेक्शन हुए थे हमारे 1951 के अंदर, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 1951 के अंदर हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे। लास्ट इलेक्शन हुए हैं हमारे इसके 2019 में, अभी रिसेंट में ही नेक्स्ट ईयर ये होंगे दोबारा से। इसके अलावा जो नेक्स्ट इलेक्शन है वो है हमारे अप्रैल में 2024, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द क्लासिकल टेक्स्ट हस्त लक्षणा दीपिका इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म। तो हस्त लक्षणा दीपिका, इसका संबंध है भरतनाट्यम से। ओके, नेक्स्ट है, सरकारी सामान और सेवाएं जो उपभोक्ताओं को सीधे नहीं बेची जाती हैं, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कों को निम्नलिखित के तहत वर्गीकृत किया गया है, किसके थ्रू, ठीक है। तो ये किया जाता है हमारा पब्लिक गुड्स। अगला है, व्हाट इज एन एरिया ऑफ ड्राई लैंड दैट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ अ माउंटेन कॉल्ड। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेन शेडो एरिया, ठीक है। शुष्क भूमि का वह क्षेत्र क्या कहलाता है जो एक पर्वत के किनारे पर स्थित होता है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका पर्वत है, यहाँ पे बारिश पड़ गई, ठीक है, पहाड़ ऊंचे होते हैं, बादल टकरा करके आगे नहीं जा पाते तो बारिश यहीं पर हो जाती है, और ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल ड्राई रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेन शेडो एरिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, रेनबो एरिया इज एन एरिया ऑफ ड्राई लैंड दैट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन। ओके, द नेशनल लेवल क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी बिगिन इन। तो रणजी ट्रॉफी की शुरुआत होती है आपकी 1934 से 1935 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रणजी ट्रॉफी, ये डोमेस्टिक क्लास नेशनल लेवल क्रिकेट टूर्नामेंट है, ठीक है, घरेलू स्तर पे ही खेला जाता है। 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी, हाल ही में किसी पेपर में पूछा भी गया था GD के अलावा। और रणजीत सिंह एक हमारे प्रायर क्रिकेटर रहे हैं, उन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 NFSA 2013 इसको शॉर्ट में बोलते हैं, प्रोवाइड्स सब्सिडीज फूड ग्रेन टू डैश ऑफ इंडियाज रूरल पॉपुलेशन। तो ये प्रोवाइड करती है आपकी 75%। नेक्स्ट है, द इनेक्टमेंट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013, ये आया था आपका जुलाई 5, 2013 को, ठीक है। जो आपका अंत्योदय योजना है उसके बाद ही इसकी शुरुआत की गई थी,
और इस जो एक्ट है ये लीगली एंटाइटल करता है 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो जो इसका सेकंड पॉइंट है ना, बस यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रूरल एरिया का 75% जो लोग हैं उनको ये कवर करती है। इसके साथ ही अर्बन पॉपुलेशन का 50% जो लोग हैं उनको जो एनएफएसए एक्ट है वो जो है अपने अंदर समाहित करता है कि इन लोगों को हम लोग राशन प्रोवाइड करेंगे। ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कुल मिलाकर के क्रिकेट के बारे में पूछ रहे हैं कि ऐसा किस खेल के मैदान में अक्सर जो शेप है खेल के मैदान की वो अंडाकार होती है, ठीक है, ओवल होती है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है। हम लोग सब जानते हैं वो क्रिकेट की पिच की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन है अपघटन के दूसरे चरण का चयन करना है, यानी कि डिकम्पोजिशन का सेकेंड स्टेप क्या होता है, तो उसका करेक्ट आंसर है लीचिंग। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 5 स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन के। फ्रेगमेंटेशन होता है, लीचिंग होता है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन है, और फिर उसका हो जाता है खनिजीकरण यानी कि मिनरलाइजेशन। क्वेश्चन है व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय वह धन। देखो जब भी आप लोग ऐसा ये वाला जो टर्म है इसको सुनोगे ना, व्यक्तिगत डिस्पोजेबल आय, तो ये बात कर रहे होते हैं हमारी सेविंग्स की। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज मनी दैट इज अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड कंजम्पशंस डैश एंड स्पेंडिंग आफ्टर अकाउंटिंग फॉर इनकम टैक्स। तो ये प्रॉपर बात की जा रही है हमारे सेविंग्स की, यानी कि आयकर के लिए लेखांकन के बाद खर्च करना है ना, और इन करने के बाद हम लोग अक्सर अपनी सेविंग बचा करके रख लेते हैं, तो उसी की बात की जा रही है। सेविंग्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है any person in charge or employed in a child care institution who subjects a child to corporal punishment shall be liable under। तो वो लाइबल होगा आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत। जुवेनाइल जस्टिस की बात करोगे तो ये केयर और प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। चिल्ड्रन के एक्ट आया था 2015 के अंदर। एनफोर्समेंट की अगर हम बात करते हैं तो 15 जनवरी 2016 में इसको एनफोर्स किया गया था, लागू किया गया था, और ये पास हो गया था आपका लोकसभा से 7 मई 2015 के अंदर। ठीक है, और ये पास हो गया था 22 दिसंबर 2015 को राज्यसभा से भी, और लागू कर दिया गया इसको कब, 15 जनवरी 2016 को। तो नेक्स्ट है हमारे पास द डैश इज द सोल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कैबिनेट एंड द गवर्नर। तो ये बात कर रहे हैं हमारे चीफ मिनिस्टर की। ठीक है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो आपके कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संचार की एकमात्र कड़ी होते हैं। नेक्स्ट है आधार लाल लिटमस का रंग डैश में बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे ब्लू की बात कर रहे हैं। अगर हम बेस के अंदर चेंज करते हैं रेड लिटमस को, तो रेड लिटमस जो है वो आपका ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। इसको थोथा बोलते हैं हिंदी में, वो नहीं देखना है, यहाँ पे तीनों देख लो। अगर हम न्यूट्रल जो लिक्विड है उसके अंदर रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, ब्लू ही रहेगा। अगर हम एसिड के अंदर डालते हैं तो रेड बदल जाएगा रेड में, और ब्लू जो है वो हो जाएगा दोबारा से रेड। अगर हम बेस के अंदर रेड को डालते हैं तो रेड हो जाएगा ब्लू, और ब्लू अगेन हो जाएगा ब्लू। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन है 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी। अब यहाँ पर जो वह है वो किसको कहा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर है ज्योतिबा फूले। डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे ज्योतिबा फूले जी की फोटो लगी हुई है। ज्योतिबा फूले सत्यशोधक समाज की इन्होंने स्थापना करी थी पुणे के अंदर, महाराष्ट्र में। ठीक है, और कब करी थी, 1873 सितंबर 24 की बात चल रही है। It was a reformational society that promoted education, increased social rights, justice and political access, और जो डिप्राइव सेक्शन है उनको इन जो हमारी मुख्य धारा में लेकर के आना, इसका ही मुख्य ये काम था। क्वेश्चन है एट देवप्रयाग द भागीरथी इज जॉइंड बाय। तो भागीरथी को ज्वाइन किया जाता है अलकनंदा के द्वारा, और उसके बाद वो गंगा बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे पूरा देख सकते हो, गढ़वाल रीजन की बात चल रही है। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई, तो वो कौटिल्य ने लिखी थी। ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे है अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है, तो ये है आपका इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका स्थापना है वो हुई थी 1986 के अंदर, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसका करेक्ट आंसर है 22। ठीक है, आर्टिकल 22 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 22 जो है ये ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेन, उनको सुरक्षा देता है। इसके दो पार्ट हैं। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका डील करता है डिटेंशन लॉ के खिलाफ।
औद्योगिक विकास का नुकसान क्या है? तो इससे पॉल्यूशन होता है, बी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है? तो अप्रत्यक्ष कर है आपका जीएसटी, बाकी आपका वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और इनकम टैक्स, ये तीनों ही आपके डायरेक्ट टैक्सेस हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करेंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स है ये, बाकी तो हमने देख लिया वो सारे आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। यदि 4 मज़दूरों की आवश्यकता है और 7 काम कर रहे हैं, तो इस तरह की जो बेरोज़गारी होती है उसको हम क्या कहते हैं? ये होती है आपकी डिसगाइज़्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? छुपी हुई बेरोज़गारी भी इसको हम कह सकते हैं, यानी कि 4 की ज़रूरत है, कर रहे हैं 7, तो इसको हम बोलेंगे डिसगाइज़्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है चूना पत्थर, चॉक और संगमरमर डैश के विभिन्न रूप हैं। तो ये हैं आपके कैल्शियम कार्बोनेट के, और वहीं हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का साइंटिफिक जो टर्म होता है वो होता है आपका CaCO3। वहीं बात करें हम कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये होता है CaO। इसके अलावा है लिखा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है आपका CaOH और 2, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट की बात करें तो ये है आपका Ca3 और क्या था PO4 देन 2, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या था हमारा आंसर? बी, है ना। चूना पत्थर, चौक और संगमरमर ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्योहार डैश के हिंदू महीने में मनाया जाता है। तो ये बात चल रही है आपकी चैत्र महीने की। चैत्र महीना होता है आपका, अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो आधा मार्च और आधा अप्रैल का जो मंथ होता है उसको हम चैत्र बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान और थोड़े-थोड़े कुछ हिस्सों में गुजरात, मध्य प्रदेश और वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है। चैत्र महीना जो मैंने आपको बताया है ये आपका होली के बाद का जो मेनली हिस्सा होता है मार्च के बाद, और अप्रैल का कुछ-कुछ हिस्सा, हाफ मार्च और हाफ अप्रैल हम कह सकते हैं। जो हमारी माता हैं गॉडेस पार्वती या फिर गौरी, उनको इसमें वर्शिप किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास सीवी चंद्रशेखर को डैश में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो चंद्रशेखर की बात करें तो वो भरतनाट्यम से संबंधित है। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।